हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 नागरिकता के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपभोग की अपेक्षा कर सकते हैं? नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व हैं? तो इसका उत्तर है, समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। उदाहरण स्वरूप मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आजादी जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार, अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। प्रश्न नंबर 2, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से न कर सकें। इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना कि किसी सरकार के लिए सरल नहीं होता। विभिन्न समूह के लोगों की आवश्यकताएं और समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। नागरिकों के लिए समान अधिकार का आशय यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू की जाएं, क्योंकि विभिन्न समूह के लोगों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अगर उद्देश्य केवल ऐसी नीति बनाना नहीं है जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियों का निर्माण करते समय विभिन्न आवश्यकताओं और दावों का ध्यान रखना होगा। भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किए गए किन्हीं दो संघर्षों पर टिप्पणी लिखिए। इन संघर्षों में किन अधिकारों की मांग की गई थी? इसका उत्तर है, झोपड़पट्टी वाली का आंदोलन। भारत के प्रत्येक शहर में एक बड़ी जनसंख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की शेष जनसंख्या उन्हें अवांछनीय अतिथि के रूप में देखती है। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने या अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। गंदी बस्तियों की दशा अत्यंत दयनीय होती है। छोटे छोटे कमरों में बहुत से लोग ठूसे रहते हैं। यहाँ न निजी शौचालय होता है, न जलापूर्ति और न ही सफाई व्यवस्था। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होते हैं। झोपड़पट्टियों की निवासी अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य व्यवसायों के बीच ये फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले या मिस्त्री होते हैं। झोपड़पट्टियों में बेत बुनाई या कपड़ा रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे व्यवसाय भी चलते हैं। झोपड़पट्टियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही हैं। उन्होंने इसके लिए आंदोलन भी चलाए हैं और अदालतों में दस्तक भी दी है। उनके लिए वोट देने जैसे बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टियों में रहने के अधिकार का दावा किया गया था। अगर यहाँ रहने वालों को हटने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें आश्रय के अधिकार के अंतर्गत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। टिहरी विस्थापितों का आंदोलन। टिहरी गढ़वाल में टिहरी बांध के बनने से टिहरी शहर डूब गया। इसके
विस्थापितों के लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी वे अपर्याप्त थी। उचित मुआवजे की मांग और उचित आवास की मांग ने जीने का अधिकार का रूप धारण कर लिया। एक बड़ा आंदोलन चला। अंततः सरकार ने सभी को उनके अधिकारों के अंतर्गत राहत प्रदान की। प्रश्न नंबर 4, शरणार्थियों की समस्याएं क्या हैं? वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है? इसका उत्तर है, जब हम शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के विषय में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती हैं। उसमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया हो। इसमें जोखिम बहुत है, लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है। इस प्रकार के बहुत से दृश्य हमें दूरदर्शन पर दिखाई दे जाते हैं। सूडान, डरफर क्षेत्र के शरणार्थी, फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उनको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते हैं और काम करते हैं, या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। वैसे अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। ये शर्तें साधारणतया देश के संविधान और कानूनों में लिखी होती है। अवांछित आगंतुकों को नागरिकों से बाहर रखने के लिए अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं शक्ति का प्रयोग करती हैं। अनेक प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बाद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण होता है। अगर कोई देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते तो वे राज्य विहीन और शरणार्थी हो जाते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए विवश किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी रूप से काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। शरणार्थियों की समस्या इतनी गंभीर है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच करने और सहायता करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है। विश्व नागरिकता की अवधारणा अभी साकार नहीं हुई है, फिर भी इसके आकर्षणों में एक यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना सरल हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई आवश्यक होती है। इससे शरणार्थियों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना सरल हो सकता है, या कम से कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों। प्रश्न नंबर 5, देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के आप्रवासन या का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं? इसका उत्तर है, प्रवासी लोग अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य व्यवसायों के बीच ये प्रवासी फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले या मिस्त्री होते हैं। प्रवासी लोग अपने रहने के स्थान पर बेत बुनाई या कपड़ा रंगाई छपाई, कपड़ों की सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलाते हैं। और जैसे इस चित्र में मैंने बताया है, जैसे कूड़ा स्वयं फेंकना होगा, खाना स्वयं बनाना होगा, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, सामान उठाने में पसीने छूट जाएंगे, ये जितने भी कार्य हैं ये सभी अप्रवासी लोग या शरणार्थी होते हैं वही करते हैं। यदि ये प्रवासी लोग किसी नगर के जीवन से चले जाएं या अपनी सभी आर्थिक गतिविधियां बंद कर दें तो लोगों की क्या दशा होगी, उसे उपयुक्त चित्र के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। क्योंकि झाड़ू पोछा है वह भी इन सभी में ऐसे ही लोग काम करते हैं। बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धोते हैं, कार धोते हैं, ये सभी काम ऐसे प्रवासी लोग ही करते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता का एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। इसका उत्तर है, भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है।
स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए हैं। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका तब 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हुआ, लेकिन इसने उस राष्ट्र, उस राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को बनाए रखने के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और सुदृढ़ ही किया, जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। यह निश्चय संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने का प्रयास किया है। इन विविधताओं में कुछ उल्लेखनीय है, जैसे इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे भिन्न भिन्न समुदायों, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं और आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कुछ अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान बनाए रखने का प्रयास किया। इसे लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा या सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। तो संविधान के जरिए आरंभ किया गया यह अद्वितीय प्रयोग था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के राज्य सत्ता के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3रे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया है। भारत में जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्वों का उल्लेख है। यह प्रावधान भी है कि राज्य को नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल में से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। इस प्रकार के समावेशी प्रावधानों ने संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों का संघर्ष ऐसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के कुछ उदाहरण हैं जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत के अनुभवों से संकेत प्राप्त होते हैं। किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना या लक्ष्य सिद्धि का एक आदर्श है। जैसे जैसे समाज बदल रहे हैं वैसे वैसे नित नए मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। तो इसी के साथ नागरिकता के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। तो बच्चों, आप इनको बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि ये आपके समझ में आ जाएं और आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएं। और अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।